हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज अपन जो टॉपिक है आपके सेल बायोलॉजी के दूसरी इकाई का, जिसके अंदर अपन ने इससे पहले पहला जो टॉपिक है मॉडल मेम्ब्रेन के अलग अलग जो मॉडल दिए गए अलग अलग वैज्ञानिकों द्वारा, वो अपन पढ़ चुके थे। दूसरा टॉपिक लेते हैं मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट एंड देयर फंक्शन। मेम्ब्रेन के अंदर होने वाला परिवहन और मेम्ब्रेन का कार्य। पहली स्लाइड में अपन जो देख रहे हैं डायग्राम, जो ये की फोटोग्राफ है जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू लिया गया है, जिसमें जब कोशिकाएं आपस में आसपास आती है और दोनों आपस में एडेशन होता है, दोनों के बीच में जुड़ाव होता है, तो उस समय ये लिया गया डायग्राम है। ये कोशिका है और ये दूसरी कोशिका है। ये दोनों कोशिकाओं की दो मेम्ब्रेन है जो यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं। ये पहली कोशिका की झिल्ली है और ये दूसरी कोशिका की झिल्ली है, जिसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया। जहाँ आपने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो वहाँ आपने कहा था कि जो फॉस्फोलिपिड्स है वो डी स्तर के रूप में अरेंज्ड होता है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर, जो कि सिंगर और निकल्सन के अंदर द्वारा दिया गया था। और उस फॉस्फोलिपिड के डी स्तर के अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन है वो अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है डी स्तर के अंदर। तो फॉस्फोलिपिड्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, वहाँ पर अपन ने नॉर्मली बात की थी कि फॉस्फोलिपिड्स के दो सिरे होते हैं। एक सिरा हेड रीजन होता है और दूसरा टेल रीजन होता है। तो जो हेड रीजन है वो क्या है, हाइड्रोफिलिक है और वो ध्रुवीय क्षेत्र कहलाता है, जबकि जो टेल रीजन है वो नॉन पोलर है, यानी कि अध्रुवीय है और हाइड्रोफोबिक कहलाता है, यानी कि पानी से दूर भागने वाला है। और हाइड्रोफिलिक है जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होता है। हाइड्रोफोबिक फोबिया होता है मतलब डर, पानी से भयभीत या पानी से भय, और हाइड्रोफिलिक पानी से की तरफ लवर या उसकी तरफ अट्रैक्ट होने वाला पानी की तरफ। तो ये हेड रीजन है, ये टेल रीजन है जो आप इस डायग्राम के अंदर देख रहे हैं। ये है टेल रीजन इसका, और ये है हेड रीजन। ठीक है। तो ये हेड रीजन है वो हाइड्रोफिलिक है और टेल रीजन है वो हाइड्रोफोबिक है। और जो हाइड्रोफिलिक है वो पोलर है और जो हाइड्रोफोबिक है वो नॉन पोलर है। ये नॉन पोलर है जबकि ये पोलर रीजन है। ठीक है, नॉर्मली उसको ऐसे दर्शाया जाता है डायग्राम में। ठीक है। और जो नॉन पोलर रीजन होता है वो लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स का होता है, जबकि जो पोलर रीजन है, हेड रीजन है, वो उसके अंदर फॉस्फेट ग्रुप और ग्लिसरॉल होता है, जो यहाँ आप मोलिकुलर जो इसका स्ट्रक्चर उसमें आप देख रहे हैं। और ये लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड की दो चेन्स है, ये पहली वाली चेन और ये दूसरी वाली चेन। और जहाँ आप बैंड होता है, तो यहाँ पर मैंने जहाँ मॉडल पढ़ाया था, फ्लूइड मोज़ेक पढ़ाया था, वहाँ आपने जिक्र किया होगा आपने उस वीडियो के थ्रू कि दो जो चेन होती है, एक असंतृप्त संतृप्त कार्बन की होती है, एक असंतृप्त कार्बन की होती है। जहाँ पर बैंड होता है, ये यहाँ पर जहाँ बैंड है, यहाँ पर क्या है, डबल बॉन्ड पाया जाता है कार्बन कार्बन के बीच में, जो आपको यहाँ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में ये कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बैंड होता है। तो जो चेन है उसके जो फॉस्फोलिपिड्स की चेन है उसको लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड्स कहा जाता है, जो कि एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की होती है, दूसरी संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की होती है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन्स का रोल भी है, क्या भूमिका रहती है, वो भी आपको बता दिया था। ये फ्लूइडिटी को, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को बढ़ाती है। मेम्ब्रेन के जो मेन मुख्य कंपोनेंट्स है, सेलुलर मेम्ब्रेन्स हैव 4 कंपोनेंट्स। फास्फोलिपिड का द्विस्तर, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटीरियर प्रोटीन नेटवर्क और सेल सरफेस मार्कर, यानी कि कोशिका सतह पर पाए जाने वाले चिन्ह जो अंकित करते हैं किसी पर्टिकुलर के रिकॉग्नाइज करने के लिए काम आते हैं, जिसको सेल सरफेस मार्कर कहा जाता है। इंटीरियर प्रोटीन जो कि आंतरिक सतह पर पाए जाते हैं और कोशिका द्रव्य को प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जोड़े रखते हैं। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो फॉस्फोलिपिड के अंदर दसा हुआ रहता है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है। और फॉस्फोलिपिड्स बायलेयर तो वसा के जो दो स्तर हैं, ये वाला और ये वाला, ये मुख्य कंपोनेंट्स है। और जो सेल सरफेस मार्कर है, तो सेल सरफेस मार्कर के रूप में ज़्यादातर जो प्रोटीन वसा के साथ और जो क्या कहते हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ और वसा कार्बोहाइड्रेट के साथ, यानी कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट के साथ है तो ग्लाइकोप्रोटीन है, और वसा कार्बोहाइड्रेट के साथ में ग्लाइकोलिपिड्स है। तो ये दोनों से
सतही जो सरफेस मार्कर है उसके रूप में काम करते हैं ये। मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर इज विजिबल यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो अपन ने जहाँ जो मॉडल शुरुआत की थी इंट्रोडक्शन में अपन ने पढ़ा था कि जो माइक्रोस्कोप के नीचे या माइक्रोस्कोप से देखकर कोशिका झिल्ली का अध्ययन करना, विस्तृत रूप से अध्ययन करना मुश्किल था। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के आविष्कार के पश्चात ही डिटेल जो स्ट्रक्चर है कोशिका झिल्ली का वो समझ में आ पाया। तो ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विजिबल यूजिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ट्रांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कैन शो द टू लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो जो ट्रांस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है टैम है उसके तहत आप जो फॉस्फोलिपिड्स के जो दो स्तर है उसको भी देखा जा सकता है। फ्रीज फ्रैक्चरिंग टेक्निक सेपरेट द लेयर एंड रिवील्स द मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो जो फ्रीज फ्रैक्चरिंग तकनीकी है, ठीक है ना, जिसके तहत क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड्स के दो स्तर है झिल्ली के उनको भी अलग करके उसको प्रोटीन को देखा जा सकता है कि मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन किस प्रकार के, ठीक है ना। ये फोटोग्राफ जब आपने ये लेक्चर शुरू किया था उसकी पहली स्लाइड में ही देखा था, जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे से लिया गया फोटो है। यहाँ पर आप जो जो अपन ने यहाँ बात की ना कि फ्रीजिंग फ्रैक्चरिंग जो तकनीकी है उसको आगे वाली स्लाइड में समझाया गया। ये फ्रीज फ्रैक्चरिंग तकनीकी है जिसके अंदर सेल को फ्रीज किया गया है कि इसके अंदर मोम के अंदर फ्रीज कर लिया गया। ये पूरा मोम का ब्लॉक बना लिया गया, इसके अंदर फिर इसको कट कर दिया गया, सिर्फ क्या से मेम्ब्रेन से कट किया गया। ये मेम्ब्रेन कट करके इसको एक स्लाइस के रूप में मेम्ब्रेन को ले लिया गया, स्प्लिट कर लिया गया अलग। तो जिसके तहत क्या है कि आधा जो फॉस्फोलिपिड्स का लेयर है, एक फॉस्फोलिपिड्स का यानी कि यहाँ पर प्रोटीन और लिपिड का लेयर रह गया और यहाँ पर भी लिपिड का प्रोटीन का लेयर रह गया। तो कुछ प्रोटीन है जो अलग होकर इसके अंदर आ गए, कुछ प्रोटीन इसके अंदर रह गए। तो ये जो द्विस्तर था झिल्ली का उसको अलग कर दिया गया, एक स्तर ऊपर की तरफ आ गया, एक स्तर नीचे की तरफ। तो ये फ्रीज फ्रैक्चरिंग तकनीक से इसको अलग किया जा सकता है। फिर इसको अंडर मेम्ब्रेन डिजोल्व अवे एंड रेप्लिका इज देन व्यूड अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये अलग किया हुआ जो मेम्ब्रेन है झिल्ली है उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखकर अध्ययन किया गया, जिससे प्रोटीन का अध्ययन संभव हो पाया। फॉस्फोलिपिड्स स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ, तो अपन ने जहाँ डायग्राम देखा था इससे पूर्व फॉस्फोलिपिड्स का, यहाँ पर अपन ने चर्चा की भाई फॉस्फोलिपिड्स के अंदर क्या क्या है, उसी को इस स्लाइड के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ग्लिसरॉल है, 2 चेन ऑफ फैटी एसिड्स है और फॉस्फेट ग्रुप है। ये आप वहाँ जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वहाँ पर जो ग्लिसरॉल है वो 3 कार्बन पॉली अल्कोहल है एक्टिंग एज ए बैकबोन फॉर द फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड्स की रीढ़ की हड्डी की तरह जो ग्लिसरॉल है वो काम करता है और 2 फैटी एसिड से अटैच्ड है जो कि ग्लिसरॉल से जुड़े हुए हैं, ठीक है। और फॉस्फेट ग्रुप है अटैच्ड टू द ग्लिसरॉल, और जो फॉस्फेट ग्रुप है वो ग्लिसरॉल के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। और फैटी एसिड से वो ग्लिसरॉल के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। देयर फैटी एसिड्स आर नॉन पोलर चेन्स। और ये भी अपन ने बात कर ली जो फैटी एसिड्स है जो कि चेन के रूप में और वो अध्रुवीय है, जबकि हेड रीजन है जहाँ पर फॉस्फेट और ग्लिसरॉल पाया जाता है जो कि पोलर रीजन है और वो हाइड्रोफिलिक है। तो यहाँ पर देयर नॉन पोलर मेक्स द हाइड्रोफोबिक। जो नॉन पोलर यानी कि नॉन पोलर मतलब फॉस्फोलिपिड्स का चेन रीजन जो कि हाइड्रोफोबिक होता है और अध्रुवीय होता है, और वो जो वाटर से फियरिंग मतलब फोबिक मतलब हाइड्रो मतलब होता है पानी और फोबिक मतलब फोबिया डर यानी कि वाटर फियरिंग। और जो फॉस्फेट ग्रुप है जिस तरफ यानी कि जो हेड रीजन है वो क्या होता है, पोलर होता है और हाइड्रोफिलिक होता है यानी कि वाटर लविंग होता है जो पानी की तरफ का होता है। Phospholipids, the partially hydrophilic and partially hydrophobic phospholipids spindly form से लेयर। तो क्योंकि जो फॉस्फोलिपिड्स है तो उसमें कुछ हाइड्रोफिलिक है यानी कि नॉन पोलर है और ध्रुवीय क्षेत्र है, और एक है जो अध्रुवीय क्षेत्र है यानी कि हाइड्रोफोबिक है वो अध्रुवीय है, और जो हाइड्रोफिलिक है वो ध्रुवीय है। तो ये क्या कहते हैं द्वि प्रकृति का फॉस्फोलिपिड्स यहाँ देखने को मिलता है। फैटी एसिड्स आर ऑन इनसाइड्स, जो वसा है तो वो अंदर की तरफ है क्योंकि ये भी फैटी एसिड्स है और ये भी फैटी एसिड्स है जो कि यहाँ मिडिल में आता है, मध्य में आता है। और जबकि फॉस्फेट ग्रुप है वो बाहर की तरफ आते हैं और वो क्या है ध्रुवीय क्षेत्र है, ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्र है और हाइड्रोफिलिक है। और जबकि अंदर की जब जो फैटी एसिड्स आता है वो नॉन पोलर है और वो हाइड्रोफोबिक है। द फॉस्फेट ग्रुप आर ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द बाइलेयर। जो फॉस्फेट ग्रुप है वो हेड रीजन फॉर्म करते हैं फॉस्फोलिपिड्स के अंदर और ये इस तरह की सतह पे आते हैं, सरफेस पे आते हैं। फॉस्फोलिपिड्स बाइलेयर आर फ्लूइड, ठीक है ना।
जो फॉस्फोलिपिड का द्विस्तर है वो एक फ्लूइड की तरह है, तरल पदार्थ की तरह है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर होल्ड्स द टू लेयर्स टुगेदर। जो हाइड्रोजन की बॉन्डिंग होती है वो ऑफ वाटर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर होल्ड्स द टू लेयर टुगेदर। जो पानी के अंदर हाइड्रोजन की बॉन्डिंग पाई जाती है वो दोनों स्तरों को एक साथ से जोड़े रखती है। इंडिविजुअल फास्फोलिपिड्स एंड अनकोरेज्ड प्रोटीन कैन मूव थ्रू द मेम्ब्रेन। तो जो इंडिविजुअल फास्फोलिपिड्स है और अनअनकोरेज्ड, जो अनअनकोरेज्ड मतलब होता है जो पूर्ण रूप में प्रोटीन वसा के साथ नहीं धसा हुआ है, वो मूव करता रहता है, मतलब चलता है उसके अंदर, ठीक है ना। तो इंडिविजुअल फास्फोलिपिड्स में मूव करता है। जहाँ अपन ने जो मॉडल्स पढ़े थे वहाँ फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ा था, तो वहाँ अपन ने देखा था कि कैसे फास्फोलिपिड्स मूव करते हैं, अलग अलग तरह का मूवमेंट्स देखा था अपन ने। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेक द मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड, और ये भी अपन ने बात की, क्योंकि जो फास्फोलिपिड्स के अंदर जो दो चेन है, एक असंतृप्त कार्बन की, एक संतृप्त कार्बन की। जो असंतृप्त कार्बन हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन है वो मेम्ब्रेन को कम फ्लूइड के लिए उत्तरदायी है, जबकि असंतृप्त जो फैटी एसिड्स की चेन है वो उसकी फ्लूइडिटी प्रदान करती है, ठीक है ना, उसको फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करती है, मतलब तरलता प्रदान करती है, लचीलापन देती है। जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है वो ज़्यादा लचीलापन देते हैं, जबकि जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स की जो चेन होती है वो उसको कम फ्लेक्सिबल बनाती है, कम लचीला करती है, ज़्यादा कठोर बनाने की तरह बनाता है। यदि ज़्यादा सैचुरेशन होगा तो वो सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होगा वो तो ज़्यादा झिल्ली है, वो ज़्यादा कठोर होगी। द वार्म टेम्परेचर मेक द मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड देन कोल्ड टेम्परेचर। तो ये भी अपने बात हो गई थी, क्योंकि जो फ्लूइडिटी बढ़ाने के लिए, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए उत्तरदायी जो कारक हैं वो टेम्परेचर है और कोलेस्ट्रॉल है और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। ये तीन जो कारक हैं वो उत्तरदायी होते हैं मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी के लिए। जो जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे फ्लूइडिटी बढ़ेगी। यहाँ पर फास्फोलिपिड्स के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं उनको यदि होमोजेनियस मिक्स कर दिया जाए, जैसे ये चूहे की कोशिका है और ये मानव की कोशिका है, इसको दोनों को आपस में फ्यूज कर दिया जाए तो अलो टाइम फॉर मिक्सिंग टू अकर, तो इंटरमिक्सिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन, तो जो मेम्ब्रेन के कोशिका झिल्ली के जो प्रोटीन है वो आपस में मिक्स हो जाते हैं। तो ये शो करता है कि दे हैव सिमिलर टाइप ऑफ नेचर। मेम्ब्रेन प्रोटीन हैव वेरियस फंक्शन। जो झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं प्रोटीन है उनके अलग अलग कार्य के। एक तो है ये वाहक के रूप में काम करते हैं, ट्रांसपोर्टर्स के रूप में काम करते हैं। दूसरा ये एंजाइम के रूप में काम करते हैं। तीसरा अपन ने जो सरफेस जहाँ सतह पर पाए जाते हैं प्रोटीन वो क्या करते हैं, रिसेप्टर के रूप में, ग्राही के रूप में काम करते हैं, अभिग्राही या ग्राही के रूप में काम करते हैं सरफेस पर पाए जाने वाले प्रोटीन। सेल सरफेस आइडेंटिटी मार्कर्स जो पहचान के रूप में, चिन्ह के रूप में मार्कर काम करते हैं, जैसे ग्लाइको प्रोटीन्स है। सेल टू सेल एडेशन प्रोटीन जो एक कोशिका से दूसरी कोशिका को जोड़े रखते हैं आपस में, तो उसको सेल टू सेल को, एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ते हैं, तो वो भी प्रोटीन है। अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन जो कोशिका के अंदर जो उसका कोशिका कंकाल पाया जाता है, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स है, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं, तो उससे भी ये प्लाज्मा झिल्ली को अटैच करके रखता है। तो ये जो प्रोटीन है प्लाज्मा झिल्ली के अंदर पाए जाते हैं उसके ये कार्य होते हैं। यहाँ आप देख लेंगे अलग अलग, जैसे ये ट्रांसपोर्ट है, ये क्या है, इंटरग्रल प्रोटीन है, या अपन कहें ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो झिल्ली फास्फोलिपिड से आर पार होता है। तो ये बीच में टनल इसके क्रिएट होता है और ये वाहक के रूप में काम करता है। कोई मॉलिक्यूल्स बाहर है तो वो मॉलिक्यूल्स कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाता है, तो ये वाहक के रूप में काम करते हैं। एंजाइम के रूप में काम करते हैं, जो ये देख रहे हैं एक्ट एज एंजाइम्स। सेल सरफेस रिसेप्टर जो किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स को एक्सेप्ट करते हैं, ग्राही करते हैं और आगे सिग्नल भेजते हैं, तो ये यहाँ दिखा है, सिग्नल के रूप में भी काम आते हैं। सेल सरफेस आइडेंटिटी मार्कर जैसे ग्लाइकोप्रोटीन है, तो ये पहचान करते हैं कि वो उसी का पार्ट है या नहीं है, जैसे टिश्यू रिकॉग्निशन के समय या सेल्फ रिकॉग्निशन के समय, तो उस समय ये काम आते हैं। जैसे ग्लाइकोलिपिड्स है, तो ग्लाइकोलिपिड्स तो वसा हो गया, लेकिन यहाँ ग्लाइकोप्रोटीन है वो एज ए मार्कर के रूप में काम आता है। सेल टू सेल एडिशन, तो ये एक सेल का प्रोटीन है, ये दूसरी सेल का प्रोटीन है, इसने एक सेल को दूसरी सेल से जोड़ दिया, तो ये एक सेल की झिल्ली में मौजूद प्रोटीन दूसरी सेल की झिल्ली से मौजूद प्रोटीन
आपस में बाइंड होते हैं और एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ते हैं। अटैचमेंट टू द साइटोस्केलेटन, जो कोशिकीय कंकाल है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर जो प्रोटीन पाए जाते हैं, तो वो सरफेस प्रोटीन से और इंटरग्लोब प्रोटीन से बाइंड होकर कोशिका द्रव्य को प्लाज्मा झिल्ली से जोड़ते हैं, जिससे कोशिका का शेप बना हुआ रहता है। तो ये जो प्रोटीन है पाए जाते हैं मेम्ब्रेन के अंदर, तो उसके अलग अलग कार्य है। मेम्ब्रेन प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन में पेरिफेरल मेम्ब्रेन प्रोटीन, दो प्रकार के प्रोटीन की अपन ने बात की थी। तीसरा जो प्रोटीन है वो कार्बोहाइड्रेट के साथ में अटैच्ड होता है। तो एक तो है पेरिफेरल प्रोटीन, जिसको एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी कहते हैं। दूसरा है इंटरग्रेल प्रोटीन, जिसको इंट्रिंसिक प्रोटीन और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहते हैं। तो पेरिफेरल प्रोटीन एंकोरेज टू ए फॉस्फोलिपिड्स इन वन लेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन वो होते हैं जो फॉस्फोलिपिड का द्विस्तर होता है उसके एक स्तर पे कहीं जुड़े हुए होते हैं, या तो आंतरिक स्तर पे जुड़े हुए होंगे या बाहरी स्तर में, एकदम मध्य में नहीं पाए जाएंगे। मध्य में पाए जाते हैं वो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन या इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटरग्रेल प्रोटीन के बाद। फोसेन ए नॉन पोलर रीजन दैट आर इंसर्टेड इन द लिपिड लेयर, लिपिड बाइलेयर। तो इनके अंदर क्या है कि अमीनो एसिड्स में भी नॉन पोलर और पोलर रीजन होते हैं। तो अमीनो एसिड्स में जो कार्बोक्सिलिक रीजन होगा, या अपन कहें जो अमीनो ग्रुप रीजन होगा, वो पोलर रीजन होगा। और बीच में जो हाइड्रोकार्बन रीजन होता है, जहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स पाए जाते हैं, तो वो रीजन क्या कहलाएगा, नॉन पोलर रीजन होगा। तो अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं, तो यदि प्रोटीन है तो उसके अंदर हाइड्रोकार्बन्स होगा, तो वो हाइड्रोकार्बन्स का जो क्षेत्र है वो किसके अंदर दसा हुआ होगा, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर होगा दसा हुआ। आर फ्री टू मूव थ्रू आउट वन लेयर ऑफ द बाइलेयर, तो लेयर ऑफ द बाइलेयर, तो वो आसानी से एक तरफ मूव कर सकते हैं। जैसे ये इसका, ठीक है ना, ये बाहर की तरफ है, तो दे कैन मूव द प्रोटीन एंकोरेज टू द फॉस्फोलिपिड्स एट उस सिरे पे ये जुड़े हुए होंगे जहां पर हाइड्रोकार्बन्स होगा, ठीक है। और दूसरी तरफ ये आसानी से प्रोटीन मूव कर सकता है। दूसरा जो प्रोटीन का टाइप है वो इंटरग्रेल मेम्ब्रेन प्रोटीन है, जिसको इंटरसिक या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी कहा जाता है। स्पेन द लिपिड बाइलेयर, जो फॉस्फोलिपिड्स का द्विस्तर है उसके आर पार होते हैं। और नॉन पोलर रीजन ऑफ द प्रोटीन आर एम्बेडेड, तो वही बात होगी, जो ध्रुवीय अध्रुवीय क्षेत्र है वो उसके अंदर दसा हुआ होता है, और जो ध्रुवीय क्षेत्र है वो बाहर की तरफ निकला हुआ, यानी कि एन टर्मिनल, और जैसे मान लो यहाँ सी टर्मिनल है और यहाँ एन टर्मिनल है, तो ये, ठीक है ना, ये मेम्ब्रेन से बाहर की तरफ होंगे, और यहाँ पर जो हाइड्रोकार्बन्स होगा यानी कि CH होगा, वो क्या होगा, फॉस्फोलिपिड्स के अंदर की तरफ दसा होगा। द पोलर रीजन ऑफ द प्रोटीन प्रोटेक्ट फ्रॉम बोथ द साइड ऑफ द बाइलेयर, तो ये पोलर रीजन का कार्बोक्सिलिक ग्रुप या कार्बन कार्बोक्सिलिक टर्मिनल और अमीनो टर्मिनल, जो एन टर्मिनल है वो बाहर की तरफ होंगे। मेम्ब्रेन प्रोटीन, इंटरग्रेल प्रोटीन पोसेज एटलीस्ट वन ट्रांस मेम्ब्रेन डोमेन। तो हर एक जो इंटरग्रेल प्रोटीन हो, चाहे सरफेस प्रोटीन हो, ठीक है, तो उनके अंदर एक डोमेन रहता ही रहता है, जो हाइड्रोकार्बन, जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन पाया जाता है। और जो हाइड्रोकार्बन पाया जाएगा वो क्षेत्र क्या होगा, नॉन पोलर होगा और हाइड्रोफोबिक होगा, ठीक है। और एन टर्मिनल और जो कार्बोक्सिलिक टर्मिनल वो हाइड्रोफिलिक होंगे, और वो पोलर रीजन होगा। रीजन ऑफ द अमीनो एसिड्स कंटेनिंग हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स द स्पेन द लिपिड बाइलेयर, उसकी वजह से ये उसके अंदर धस जाते हैं, और जो पोलर रीजन होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो ये वाला जो क्षेत्र होगा ये क्या है, हाइड्रोकार्बन का बना हुआ होगा, और ये नॉन पोलर होगा, ठीक है ना, यानी कि हाइड्रोफोबिक भी होगा, क्योंकि जो अंदर की जो फॉस्फोलिपिड्स है, ये चेन रीजन, ये हाइड्रोफोबिक है, तो ये इसके साथ दसा हुआ होता है, जबकि जो पोलर रीजन है ये बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं, जो है ये आप इसमें भी चित्र के थ्रू भी इसको समझ सकते हैं। Membrane protein, extensive non-polar region within transmembrane protein can create a pore through the membrane। तो यहाँ जो नॉन पोलर रीजन है, जो हाइड्रोकार्बन्स का बना हुआ है, और विथ इन ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन कैन क्रिएट ए पोर, जो क्या करता है, एक छेद क्रिएट कर देता है फॉस्फोलिपिड्स के अंदर, ठीक है ना। तो ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो टनल के रूप में भी काम करते हैं, तो ये क्रिएट ए पोर इनसाइड द मेम्ब्रेन। तो B seats in the protein secondary structure form a cylindrical cylinder called as a B barrel। जो बीटा प्लेटेड शीट्स होती है प्रोटीन की, इसको सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहा गया है, द्वितीय
स्ट्रक्चर प्रोटीन का, जो एक सिलेंडर के रूप में ये जैसे इस प्रकार से अंदर अरेंज होते हैं, तो इसको बी बैरल कहा जाता है। तो बी बैरल इंटीरियर इज ए पोलर एंड अलो वाटर एंड स्मॉल पोलर मॉलिक्यूल टू पास थ्रू द मेम्ब्रेन। तो बी बैरल के रूप में ये अरेंज होते हैं, तो इनके बीच में क्या है, पोलर रीजन भी आ जाता है। तो जब जैसे ही ये पोलर रीजन इसके बीच में आ जाता है, ठीक है, इस प्रकार से अरेंज होने की वजह से प्रोटीन का पोलर रीजन भी इसके मध्य में आ जाता है, तो जिसकी वजह से क्या पोर क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ इसके बीच में पोर बन जाएगा, जिससे क्या है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स है वो भी पास हो जाएंगे, यानी कि जो लिपिड के साथ घुलते नहीं है, दे कैन आल्सो ट्रांसपोर्ट फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड्स के उनका क्या कार्य है उसको अपन ने समझने की कोशिश की। आज का इतना ही, नेक्स्ट अपन इसके और बचा हुआ पार्ट है उसको समझने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।